बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 के अंदर गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल तक हमारे डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होने लगी थी। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 से 12 सेकंड खामोश रहता हूँ या वेट करता हूँ, इसलिए ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाता है या ज्वाइन होने में उनको तकरीबन 8 से 10 सेकंड लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश होगी कि आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमडी कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म कर दें। इसके चैप्टर के अंदर जितना भी कंटेंट हमारा बाकी है वो पूरे का पूरा कंटेंट इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप सो कि कल की क्लास में आप लोगों को कोई परेशानी या किसी भी किस्म की कोई क्यूरी जो है वो नहीं आई होगी। और अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी अगर है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, वरना अदरवाइज़ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर अभी तक कोई क्यूरी किसी की भी नहीं आई है। एंड आई होप सो कि वीडियो सेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रॉपर्ली आप लोगों तक आ रहा होगा। आज भी 10 मुहर्रम हराम है और लाइव सेल के अंदर बात करते करते कल लाइव स्ट्रीम हमारी जो है वो बिल्कुल टाइम भी होने वाला था और लाइव स्ट्रीमिंग में परेशानी भी आना शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैंने लेक्चर को वहीं पर एंड कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल उस डिवाइस को कहा जाता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कहा जाता है जिस डिवाइस में या जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आर डिवाइसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट डिवाइसेस आर सिंपली कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल जो है वो कंसिस्ट होता है, वो बनता है दो हाफ सेल से मिलकर। ठीक है, जिसमें से एक हाफ सेल को बेटा हम कंसीडर करते हैं एनोड, जबकि दूसरे हाफ सेल को हम कंसीडर करते हैं बेटा एज अ कैथोड। तो सिंगल हाफ सेल इज कंसीडर्ड एज एनोड वायर एज द अनदर हाफ सेल इज कंसीडर्ड एज कैथोड इन दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आती है बेटा, ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लैपटॉप को भी फोकस करते हुए चल रहा हूँ कि लैपटॉप के भी साथ साथ मैं कोऑर्डिनेट करता रहूँ, ताकि अगर किसी का भी कोई सवाल या किसी ने भी कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ ले एंड देन आई हैव टू आंसर एज वेल। तो सिंगल हाफ सेल इज कंसीडर्ड एज कैथोड वेयर इज अनदर हाफ सेल इज कंसीडर्ड एज एनोड। अगर मैं उसकी इमेज यहाँ पर छोटी सी ड्रॉ कर बेटा, तो लेट सपोज मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पहला हाफ सेल मैं बनाने लगा हूँ और ये तो दूसरा हाफ सेल मैंने बना दिया। दोनों हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस मौजूद हैं और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो कैटाइनिक चार्ज मतलब है उसी की आपने बनानी है बेटा मेटल प्लेट, और उन दोनों मेटल प्लेट्स को आप आपस में बाहर से कनेक्ट कर देंगे, बीच में एक आप जो है पोटेंशियोमीटर भी लगा देंगे। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आप एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को आप एक सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है बेटा, दिस इज एक्चुअली द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज एक्चुअली द सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का काम है आयनिक कंसंट्रेशन को लेफ्ट और राइट साइड पर मौजूद हाफ सेल्स में मेंटेन करके रखना। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ये एनोड है, अगर तो कल मैंने आपको बताया था एनोड वो जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम में आपको ये रिप्रेजेंट किया जाएगा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके आगे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन करेगा बेटा, राइट साइड पर हमारे पास मैंने बनाया फॉर एग्जांपल कैथोड,
तो कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन यहाँ पर हो रहा है, और सॉल्ट ब्रिज का काम है आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। अब गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल की ये जो है बेटा आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल जो आपके पास है बेटा वो कंसिस्ट होता है दो हाफ सेल्स पर। एक हाफ सेल एक्ट करता है एज अ कैथोड, अनदर हाफ सेल इज एक्टिंग एज एनोड। और इस डिवाइस के जरिए से बेटा हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So now I will proceed the topic, and that is the electrode potential. Electrode potential बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। देखें, आपके लिए तो बेटा एप्टीट्यूड के लिहाज से ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, बस इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है बेटा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड between the metallic electrodes and their ions in an electrolytic solution। जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड बनाया है, जैसे जिंक का आपने इलेक्ट्रोड अगर बनाया है, तो इसको ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें जिंक आयंस मौजूद हो। कॉपर की अगर आपने इलेक्ट्रोड बनाई है और आप उस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहते हैं, तो आप उस कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें कॉपर आयंस मौजूद हो। आप अगर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहेंगे, तो एल्यूमिनियम को डिप करेंगे ऐसे सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम आयंस मौजूद हो। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी, इस पर जो पोटेंशियल होगा और सॉल्यूशन में मौजूद जो एल्यूमिनियम आयंस होंगे, तो उन दोनों को देखो तो बेटा पोटेंशियल का एक डिफरेंस निकलेगा। सही है, मतलब जितने भी एल्यूमिनियम एटम्स हैं उन पर जो भी पोटेंशियल होगा और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी एल्यूमिनियम आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है, जो पोटेंशियल है, उनका आपस में डिफरेंस निकालें। या जिंक इलेक्ट्रोड आपने ली है और जिंक आयन सॉल्यूशन में मौजूद हैं, तो जिंक के जितने भी एटम्स इलेक्ट्रोड पर हैं उनका जो पोटेंशियल है और जिंक के जो आयंस हैं सॉल्यूशन में, उनकी वजह से जो पोटेंशियल है, जो करंट है, सही है, जो उनके ऊपर चार्जेस हैं उनका जो पोटेंशियल है, तो जिंक के जो इलेक्ट्रोड पर एटम्स हैं उनका पोटेंशियल और जो आयंस हैं सॉल्यूशन में उनका पोटेंशियल, उनका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो बेटा कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए आप करते क्या है, जो भी इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल का डिफरेंस आप निकालते हैं उसी इलेक्ट्रोड के आयंस का जो पोटेंशियल है उसके साथ, जो कि उसके सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब भी हमें किसी भी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, तो उस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। सही है, उस इलेक्ट्रोड को हमेशा हम कनेक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट इज़ कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं कह रहा हूँ वो क्या होती है, वो होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसकी थोड़ी सी कंडीशन है, उसको ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से पास पेपर का भी सवाल बन चुका है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड जिसको मैं कनेक्ट करूँगा किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग सकता है। उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, मेरे पास यहाँ पर इमेज बुक भी खुली हुई है, तो चूंकि सामने ही बुक खुली हुई है तो मैं आपसे ही डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप प्लैटिनम की एक बहुत ही बारीक सी प्लेट ले लेते हैं, लाइक एज अ फॉइल। सही है, प्लैटिनम फॉइल आप कह सकते हैं। और उस प्लैटिनम फॉइल को आप डिप कर देंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। और वो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए बेटा? 1 मोलर होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। और अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको एक ट्यूब स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, तो इसमें हम हाइड्रोजन गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर से पास आउट करेंगे। तो होगा क्या, आपको पता है कि प्लैटिनम एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो वो अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा, बहुत ज़्यादा एडजॉर्ब कर लेगा, और इतना एडजॉर्ब कर लेगा कि हमें लगेगा कि ये जो प्लेट है ये बेसिकली हाइड्रोजन की प्लेट। तो 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एडजॉर्ब हो जाता है, तो वी कंसीडर्ड कि ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड इज सिंपली कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सही है, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर जब आप डिप करेंगे प्लैटिनम प्लेट को, इलेक्ट्रोड को, और हाइड्रोजन को पास करने पर वो उस पर एडजॉर्ब हो जाए, तो जो इलेक्ट्रोड ये बनेगा बेटा, इसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अब मैं ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बातों आगे खोल कर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी भी एक सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट होता है, किसी भी एक बैटरी का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट होता है, उसके लिए आप करते क्या है। किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आप ये करते हैं जी कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल आप लेते हैं कैथोड का, और आप उसे माइनस कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से। सही है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बी माइनस फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं जिंक एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और फिर मैं बात करूं अगर कॉपर एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो पहले इसको बताने से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। electrochemical series. What is the electrochemical series? A series of elements in which they are arranged according to their reduction potential values। एक ऐसी एलिमेंट की सीरीज जिसमें टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को जो लिखा गया है वो बेटा उनके रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से लिख दिया गया है। तो टॉप पर वो एलिमेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, टॉप पर वो एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो उस सीरीज़ में जब आप देखते हैं बेटा, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको जो नज़र आती है सीरीज़ में वो लिथियम की नज़र आती है। इट मीन्स द लिथियम इज़ प्लेस्ड, मतलब आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा लिथियम आयन अपॉन लिथियम। सही है, और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा वो आपको नज़र आएगा -3.05। इसकी जो वैल्यू है आपके पास -3 वैल्यू है। ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है वो पोटेंशियल जो कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डिटरमाइन किया गया हो। तो लिथियम के लिए सबसे ज़्यादा मतलब मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। अब जी लिथियम का मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्यों है भाई? लिथियम एक स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, पानी में जाने के बाद बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो लॉस करने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है बेटा वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है 3.05 वोल्ट्स। ठीक है, 3.05 वोल्ट्स आपने ले लिया। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है रिडक्शन पोटेंशियल भी उतना ही होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला है लिथियम का 3.05, मतलब लिथियम से लिथियम आयन बनने का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है भाई 3.05 वोल्ट्स। तो अगर मैं उसका उल्टा प्रोसेस कर दूं, मतलब लिथियम आयन को जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं और लिथियम में तब्दील कर दूं, मतलब अगर इसकी रिडक्शन होने लग जाएगी तो इसका उल्टा पोटेंशियल होगा, दैट इज -3.05। तो याद रखिएगा मेटल्स का, बात लिख देता हूं, हमेशा आपको मिलेगा, मतलब जो अच्छे मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा नेगेटिव, और बेकार मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मिलेगा आपको लेस नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब ये सीरीज यूं चलती आती है, इसके बिल्कुल बीच में आपके पास लिखा जाता है बेटा हाइड्रोजन। क्या लिखा जाता है? हाइड्रोजन अपॉन H2 करके हम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और इसका हमने स्टैंडर्ड मान लिया है कि भाई इसका जो पोटेंशियल है वो है आपके पास 0.000 वोल्ट्स। और बिल्कुल नीचे की तरफ जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास है जी फ्लोरीन गैस, जो कि कन्वर्ट होती है बेटा 2 फ्लोराइड आइंस में। फ्लोरीन गैस कन्वर्ट होती है किसके अंदर बेटा? 2 फ्लोराइड आइंस में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने के बाद। और इसका जो पोटेंशियल जनरेट होता है बेटा, जो रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देता है जब ये प्रोसेस हो रहा हो, तो उसकी वैल्यू आती है 2.87 वोल्ट्स। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है फ्लोरीन की। दुनिया में इससे ज़्यादा किसी की भी वैल्यू इतनी बड़ी, पॉजिटिव का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दुनिया में किसी भी दूसरे एलिमेंट की नहीं है। और इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में फ्लोरीन से ज़्यादा एबिलिटी किसी की भी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने। इट मीन्स द फ्लोरीन इज कंसीडर्ड एज द हाई एलिमेंट्स दुनिया में, वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। मैंने लैपटॉप पर काफी देशन वगैरह किया हो तो वो मुझे वहां पर नजर नहीं आ रहा, पर वो डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। देखता हूँ कि उसमें किस तरह से, मतलब आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और लाइक शेयर भी जरा चेक कर लूँ मैं कि आप लोगों ने क्या लाइक शेयर किए भी हैं, नहीं किए, तो ये भी अभी जो है पता लग जाएगा। ठीक है, खैर, तो याद रखिए बेटा यहाँ से क्या MCQ आता है कि लिथियम इज हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि बेटा लिथियम जो है वो एक अच्छा मेटल है, वो ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन साइंस की दुनिया में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दुनिया में हम ये कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना भी हो, रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही होगा लेकिन माइनस में। और अगर किसी का फॉर एग्जांपल रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो उतना ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो होगा। ये हम कंसीडर करते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है बेटा वो नेगेटिव होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है बेटा वो नेगेटिव होगा। वी कंसीडर, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना है रिडक्शन भी उतना ही होगा, सिर्फ माइनस में। रिडक्शन पोटेंशियल जितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी उतना ही होगा लेकिन माइनस में। ये जो है पता नहीं किसी ने शायद कोई सवाल किया है। लेट मी चेक फर्स्ट दैट व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। आई थॉट बस ठीक है, इसको बंद ही कर देते हैं, काफ़ी चले। तो ये वाली बात मैंने आपसे कर ली, ये वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया। यहाँ से जो है ना बेटा पास्ट पेपर का एक सवाल भी पूछा जा चुका है ना, ठीक है, यहाँ से एक सवाल भी पूछा जा चुका है, और वो सवाल ये पूछा गया था कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस का 3.05 है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? तो जाहिर है प्लस का 3.05 हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक कुछ यूँ है कि टॉप टू बॉटम जब बेटा हम देखते हैं तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, मतलब देखो ना टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बढ़ रही है।
गेन करने की सलाहियत बढ़ रही है तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कह रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें टॉप टू बॉटम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या मिलते चले जा रहे हैं, गुड, अच्छे मिल रहे हैं। मतलब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत, रिडक्शन करने की सलाहियत बढ़ती जा रही है, मतलब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें मिलते जा रहे हैं। जबकि जो स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ, स्ट्रेंथ की, तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है बेटा, रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब टॉप टू बॉटम हमें रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, सही है। जबकि टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हमें अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम देयर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वन बाय वन आफ्टर एंड द reducing strength is increased whereas the oxidizing strength decrease, क्योंकि मेरे पास reducing strength is inversely proportional to oxidizing strength। तो टॉप टू बॉटम अगर गेन करने की सलाहियत बढ़ रही है तो लॉस करने की सलाहियत, तो रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रही है मेरा बेटा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ मेरे पास क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी मैंने बात कर ली। अब जो हम बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मैं उसके साथ कनेक्ट कराता हूँ हाइड्रोजन को एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, वो बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने देखा कि बीच में उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सलाहियत ज्यादा है हाइड्रोजन के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सलाहियत, मतलब टॉप टू बॉटम क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत बढ़ती जा रही है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत ज्यादा होगी, उसके मुकाबले में हाइड्रोजन की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उनके मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन को जब मैं कनेक्ट करूंगा ऐसे एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो हाइड्रोजन की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की उनके मुकाबले में जो है वो बेटा हाइड्रोजन को गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत जो है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत बढ़ती जा रही है। तो जो ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत, जो नीचे होगा उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन को अगर मैं कनेक्ट कर दूं फॉर एग्जाम्पल नीचे मौजूद, जैसे कि कॉपर है हमारे पास, कॉपर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है हाइड्रोजन से, जबकि जो जिंक है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ऊपर की तरफ पाया जाता है। तो जो ऊपर है उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत कम है, जो नीचे है उसकी गेन करने की सलाहियत ज्यादा है, और जो ऊपर है उसके इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत ज्यादा है, जो नीचे है उसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत कम है। तो जिंक को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करूंगा तो जिंक की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन उसको गेन करेगा। और हाइड्रोजन और कॉपर को अगर कनेक्ट कर दूं तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत ज्यादा हो जाएगी, कॉपर को इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, अगर मैं उसको यहाँ पर आपको बताना भी चाहूँ तो देख लीजिए जरा कि लेट्स सपोज मेरे पास दो हाफ सेल्स हैं, ये पहला हाफ सेल मैं बना रहा हूँ और ये दूसरा हाफ सेल मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, इसमें भी मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर दिया, बाहर पोटेंशियोमीटर लगा दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल मैंने ये जो इलेक्ट्रोड लिया बेटा, ये लिया है जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जिंक की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की ज़्यादा है, तो जिंक के पास से, जिंक वाले कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता हुआ हमें नजर आएगा और वो कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और अपने आप को कन्वर्ट करेगा जिंक आयन, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस चल रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन का। तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया एनोड। तो जिंक इज एक्टिंग एज एनोड। अब पोटेंशियोमीटर में जो रीडिंग आएगी बेटा, वो पोटेंशियोमीटर में जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास जब जिंक मैंने कनेक्ट किया तो पोटेंशियोमीटर में रीडिंग आएगी +0.76। अब ये
जिंक का पोटेंशियल है जो जनरेट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कोई भी पोटेंशियल होता ही नहीं। तो पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग दे रहा है ये प्योरली जिंक की रीडिंग है, जिसकी वैल्यू है 0.76। और यहाँ पर प्रोसेस चल कौन सा रहा है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो ये पोटेंशियल जो है ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब अगर मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन 0.76 माइनस में हो जाएगा। अब अगर मुझे ये जो सेल है, ये जो मैंने बनाया है, ये गैल्वेनिक सेल, अगर मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज, मुझे फाइंड आउट करना है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस सेल का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा बेटा, सेल पोटेंशियल निकालने की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सेल है, सही है। अब मैं यहाँ पर सेल पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कैथोड, कैथोड कौन है बेटा, यहाँ पर मेरे पास कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है अभी हाइड्रोजन, और एनोड के तौर पर, सही है, एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है जिंक। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 माइनस। अब मेरे पास जो एनोड है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना बेटा, माइनस का 0.76, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस, तो सेल पोटेंशियल कितना निकल आएगा बेटा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मेरे पास निकल आएगा प्लस का 0.76 वोल्ट। मतलब ये सेल जो है, इस सेल को मैं कहीं पर भी लगा दूंगा तो मेरे पास कितना वोल्टेज जो है वो मुझे इस सेल से निकलकर बाहर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कॉपर की मैं बात करूं तो अगर मैं कॉपर को कनेक्ट करूंगा तो कॉपर को यहाँ लगाएंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पर, क्योंकि इस कंडीशन में कॉपर जो है उसकी सलाहियत इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा है और हाइड्रोजन जो है उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो आमतौर पर लेफ्ट साइड पर बनाते हैं एनोड को, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो हाइड्रोजन को मैं बनाऊंगा लेफ्ट साइड पर, एनोड की साइड पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुझे निकलता हुआ जाता हुआ नजर आएगा और जो पोटेंशियल जनरेट होता हुआ नजर आएगा वो पोटेंशियल बेटा मेरे पास एग्जैक्टली जो है वो निकलेगा कॉपर का, वो निकलेगा 0.34। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कॉपर तो वाकई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, तो उस वक्त जो पोटेंशियल निकलेगा कॉपर का वो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा डायरेक्टली। तो उसके लिए मुझे दोबारा से उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, जितना टाइम लग रहा है मुझे बोलने में उतना टाइम पर मैं आपको बना करके ही दिखा देता हूँ, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको एक बार समझ भी आ जाए ये टॉपिक अच्छे से। मैं दोबारा से 2 हाफ सेल बना रहा हूँ, ठीक है। ये पहला हाफ सेल मैं बनाने लगा हूँ, ये बन गया भाई, और ये दूसरा हाफ सेल मैं बनाने लगा हूँ भाई, ठीक है, ये भी बन गया दूसरा हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ पर भी मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को पोटेंशियोमीटर के जरिए से कनेक्ट कर दिया। ये जो इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है भाई ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस और इसको डिप कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मुझे नज़र आएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जितना भी बेटा मेरे पास कॉपर आइंस है, सही है, जितना भी बेटा मेरे पास क्या है, कॉपर आयन है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर, कॉपर एटम्स, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, कॉपर एटम्स में, और ये एटम जाकर डिपोजिट हो जा रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा बेटा मुझे, पोटेंशियोमीटर में जो रीडिंग मिलेगी तब वो मुझे मिलेगी 0.34 वोल्ट, सही है। अब यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए ये पोटेंशियल ले रहा है, तो इस वक्त ये जो पोटेंशियल है जो मीटर में, पोटेंशियोमीटर में शो हो रहा है, ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से ये पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो पोटेंशियल है ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, क्योंकि इस टाइम पर कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं ना कि लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए जो पोटेंशियल है ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब अगर मैं सेल पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने अभी आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया था, मैं उस पेज को दोबारा से निकाल कर यहाँ सामने रख दूँ कि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कैथोड को माइनस करना पड़ता है एनोड पोटेंशियल से। तो यहाँ पर मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बी माइनस फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, सही है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए
कैथोड के तौर पर कनेक्ट कर रहा है। कैथोड मतलब जहाँ पर आपके पास जो है रिडक्शन हो रही हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, सही है। और रिडक्शन कहाँ पर होती है? कैथोड पर। तो कैथोड का कितना रिडक्शन पोटेंशियल है भाई? 0.34 माइनस एनोड के तौर पर कनेक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, और उसका कितना पोटेंशियल है? दैट इज 0। तो सेल पोटेंशियल कितना निकल आया बेटा मेरे पास? सेल पोटेंशियल निकल आया 0.34 वोल्ट। इट मीन्स के जहाँ पर भी इसको मैं यूज़ करूँगा उस सेल से मुझे कितनी बिजली बाहर मिलेगी बेटा? उस सेल से मुझे बिजली बाहर मिलेगी 0.34 वोल्ट्स। ये वैल्यू याद रखिएगा बेटा। जिंक की भी और कॉपर की भी। जिंक की है 0.76 सेल पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.76, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 0.76। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस 0.34 और सेल पोटेंशियल होगा 0.34। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है जी? 0 होता है, ठीक है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन की भी हमने बात कर ली है पहले ही, सही है। और गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल भी हमने डिस्कस कर लिया, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बेटा यहाँ पर तमाम की तमाम बातें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं। कोई भी जो ऐसा पॉइंट है वो हमारे पास मजीद बाकी नहीं है। ईच एंड एवरी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एमडी कैट और ई कैट सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड। अच्छा, लेकिन दो पॉइंट्स मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से बताना चाहूँगा। देखें, बैलेंसिंग नहीं आती ना, चार्ज कैलकुलेशन फिर भी आ जाता है कि पूछ लेते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पर कितना चार्ज है, ये पूछ लेते हैं, सही है। लेकिन बैलेंसिंग के हवाले से आपको फिर भी पता होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें बस 2 पॉइंट बस पता होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह लो, बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह लीजिए, या फिर क्योंकि जो लोग इसको अलग-अलग करके करते हैं ना, तो उस मेथड को कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो बिना सेपरेट किए हुए एक ही इक्वेशन में कर देते हैं तो उसे कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जब आप 2 टॉपिक्स को अलग-अलग डिस्कस करोगे तो वो रिडॉक्स नहीं कहलाएगा, एट अ टाइम साथ साथ डिस्कस करोगे तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। खैर, अलबत्ता दोनों तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। बस बात क्या याद रखनी है कि जब भी आपने एसिडिक मीडियम जो है वो आप जब कंसीडर करेंगे, सही है, तो अगर कहीं पर भी वाटर लिखा होगा तो वाटर को आयोनिक इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वाटर को आपने क्या कंसीडर करना है? नेग्लेक्ट कंसीडर करना, मतलब नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। वाटर को आपने क्या कर देना है बेटा? नेग्लेक्ट कर देना है। और अगर कहीं पर H प्लस साइन वगैरह लिखा हो तो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। खैर, वाटर तो मेनली आपने क्या कर देना है? नेग्लेक्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है? जब आप एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं तो बेटा आपको हाइड्रोजन आयन बैलेंस करना पड़ता है और आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाते हैं? एसिडिक मीडियम में जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं H प्लस आई, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यूज़ करते हैं बेटा वाटर, सही है। तो हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है H प्लस आइन को, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस आइन यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब बैलेंस जब आप करेंगे H प्लस आइन को इस्तेमाल करेंगे, किसको बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वाटर का। जबकि यही चीज़, जब यही बैलेंसिंग आप करेंगे बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के दौरान थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब आप लगाएंगे बेटा वाटर, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं OH माइनस आइन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप लगाते हैं वाटर, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लगाते हैं OH माइनस आइन बेसिक मीडियम, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? या तो बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर जो चार्ज है वो क्या हो जाना चाहिए? दोनों साइड पर चार्ज हो जाए या तो 0, सही है, या फिर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब नेट चार्ज 0 होने का मतलब जितना लेफ्ट साइड पर चार्ज है राइट साइड पर भी उतना ही चार्ज हो, तो नेट चार्ज क्या कंसीडर होगा? 0 कंसीडर होगा। तो इस तरीके से बैलेंसिंग के पॉइंट्स आपको रिमेंबर्ड होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बाद
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमडी कैट और ई कैट का सिलेबस यहाँ पर बेटा मुकम्मल हो गया और मज़ीद कोई भी चीज़ें बाकी नहीं है। मैं एक बार छोटा सा गो थ्रू भी आपको करके बता दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए। ठीक है, तमाम के तमाम पेजेस मेरे पास यहाँ पर मैंने संभाल के रखे। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर के तमाम रूल्स और उसके तमाम प्रॉस एंड कॉन्स पढ़े। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद फिर उसके बाद जो है बेटा मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा मजीद डिटेल्ड आपसे डिस्कस किया, उसमें से आने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस किया, रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तमाम प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए, इलेक्ट्रोलाइसिस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बड़ी डिटेल डिस्कशन की, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पर हमने डिस्कशन की, उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम आ गए बेटा नेक्स्ट लेक्चर पर, और फिर हमने गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल को डिस्कस किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो पहले ही कल डिस्कस हो चुका था, आज हमने गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल को डिस्कस करना शुरू किया। गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल कंप्लीट, फिर हम आ गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, फिर हम आ गए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, फिर हमने सेल पोटेंशियल निकालना सीखा, फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तमाम के तमाम पॉइंट्स हमने कवर किए। फिर उसके बाद मैंने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करके उसमें से आने वाले एमसीक्यूज के बारे में बताया। ठीक है, देन उसके बाद फिर हमने फाइनली तौर पर कॉपर का भी आपको बता दिया। कॉपर का बताने के बाद देन फाइनली वी हैव बीन डिस्कस द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या फिर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये तमाम बातें मैंने डिस्कस की। एंड नाउ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। जो चैप्टर है बेटा ये हो गया आपका यहाँ पर आकर के फिनिश्ड। ये हमने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, पुरानी वाली बुक में सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट मिलाकर लिखा हुआ था, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो कि हमने कवर किया, जो कि न्यू बुक के अंदर बिल्कुल अलग चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सिलेबस में भी एमडी कैट ई कैट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग होती है, सॉल्यूशन का पार्ट अलग होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा बच्चा बात क्लियर होगी। कोई पॉइंट अगर ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास हर वक्त मौजूद होता है, दैट इज 034708045552। ये जो नंबर है 034708045552। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है सरशर अली, वहाँ पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जो हमारे पेज ग्रुप्स हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप सो कि इंशाल्लाह फिर दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ किसी नए कंटेंट के साथ, बड़े मज़ेदार कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों दुआ में याद रखें, तैयारी करें बहुत सारी अपनी भी और हमें भी दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।